नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के खास शो यूपी का दंगल में आपके साथ में फरहा सिद्दीकी। अपने शो यूपी का दंगल में हम हर रोज आपको बताते हैं सूबे की सियासत के नए उतार चढ़ाव। आज बात करेंगे 3 दिन के यूपी दौरे पर लखनऊ पहुंची प्रियंका गांधी की, जो 18 जुलाई तक यूपी में रहकर 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर संगठन को मजबूत करने के साथ ही पार्टी के लिए जमीन तैयार करेंगी। तो वहीं लखनऊ में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें मिशन 2022 का प्लान तैयार किया गया। तो विपक्ष पर भी जमकर हुआ वार और आज बात ओवैसी की भी होगी, जिन्हें एसपी सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने दे डाला है चैलेंज। हसन ये तक बोल गए हैं कि सबको पता है ओवैसी की इमेज क्या है। हसन ने कहा कि अगर हिम्मत है तो ओवैसी ये कहकर दिखाएं कि अगर उनका कोई कैंडिडेट किसी सीट पर हार रहा है तो सीने पर हाथ रखकर लोगों से ऐलान करके ये बात कहें कि उस उम्मीदवार को जिताओ जो बीजेपी को हरा रहा हो। और इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, कांग्रेस की तैयारियों का जायजा लेने के लिए प्रियंका पहुंच गई हैं 3 दिन के उत्तर प्रदेश के दौरे पर, लेकिन 1.5 साल के बाद उन्हें याद आई है। क्या लगता है अब नींद टूटी है? खासतौर से ये भी निशाने साधती नजर आई कि प्रधानमंत्री के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है योगी आदित्यनाथ की सरकार को, जिस तरह से यानी लगातार योगी पर निशाने भी साधती नजर आए प्रियंका। वो एक बॉलीवुड फिल्म का एक गाना है, बहुत देर हो गई हुजूर आते आते। अब क्या करें, टाइम तो निकल गया। बाकी सारी पार्टियां प्रचार प्रसार कर रही है, पूरी योजना बन गई है। ये अभी संगठन को मजबूत करने के लिए वहाँ और संगठन का जायजा लेने वहाँ पहुँची हैं। तो मतलब कांग्रेस ने यूपी को वॉकओवर दे दिया, पहले ही चुनाव से पहले ही हार गई। वो क्यों? यूपी में लोग जो है कटाक्ष में एक कहानी सुनाते हैं लोगों को कि आलसी और जिसको कह सकते हैं कि बिल्कुल नॉन परफॉर्मिंग लोगों के लिए इस तरह की बातें कहते हैं कि भाई भोज के लिए न्योता तो दे दिए, खाने के लिए सामान कहाँ से लाओगे? तो वो बताता है कि भाई अभी तो हल जोतना स्टार्ट किए हैं। तो लोगों को आप घर में बिठा लो और उसके बाद अनाज को जो है उसकी लेने के लिए चले जाओ। अब तो ऐसे में थोड़ी समय किसी के लिए इंतजार थोड़ी करता है। प्रियंका वाड्रा को अचानक से ये एहसास हुआ है। और होता क्या है कि देखिए, जब आदमी धरातल से जुड़ा हुआ ना हो, अपने इर्द गिर्द चमचों को रखता हो, अपने इर्द गिर्द वैसे पत्रकारों और दलालों को रखता हो जो ये प्रियंका वाड्रा को कहता हो हमेशा कि आपको ज़्यादा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना हेयर स्टाइल बस अपनी दादी की तरह कर लेंगी और साड़ी पहन लेंगी, तो लोग जो है इंदिरा गांधी को आपने देखेंगे। भाई इंदिरा गांधी के गए हुए कितना दिन हो गया, कितना समय चला गया। जो लोग फर्स्ट टाइम वोटर हैं, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम वोटर हैं, उन्होंने इंदिरा गांधी को नहीं देखा, फॉर गॉड सेक। आप कहाँ उस तरह का, लेकिन ये दलाल पत्रकार हैं, वो उस तरह का सो कह सकते हैं कि चारणगिरी में अपना जो है वो इन लोगों ने ये समझा दिया कि भाई आपको बस वहाँ जाना है, मुस्कुराना है, हाथ वेव करना है और राजनीति हो गई। तो पहली बात, प्रियंका वाड्रा कांग्रेस पार्टी में वहाँ पे और भी ज़्यादा अविश्वास और पार्टी के अंदर एक्सोडस का कारण बनेगी। अभी कांग्रेस पार्टी का वो जायजा लेने गई हैं, लेकिन जायजा लेकर के वो वापस लौटेंगी। बहुत सारे कांग्रेस पार्टी के लीडर नाराज होकर के वो दूसरी पार्टी में ज्वाइन करेंगे। ये आगे आने वाले दिनों में होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के कमिटेड लोग तो बहुत सारे हैं। ये मत भूलिए कि 2009 में सबसे ज़्यादा सीट जीती थी लोकसभा में कांग्रेस पार्टी। धीरे धीरे लोग निकलते चले गए। वो उसका कारण क्या है? डिस्कनेक्ट विद द ऑर्गेनाइजेशन, डिस्कनेक्ट विद योर लीडर एंड डिस्कनेक्ट विद द पीपल। हाँ, क्योंकि डॉक्टर साहब, चुनाव की तैयारियां बीजेपी ने जिस तरह से पहले से शुरू कर दी हैं, प्रियंका अब पहुंच रही हैं 1.5 साल के बाद उत्तर प्रदेश का दौरा हो रहा है। अब ये देखिए, आप प्रधानमंत्री के आप ये देखिए कल उन्होंने किस तरह से जिसको कह सकते हैं कि इलेक्ट्रीफाई कर दिया पूरे माहौल को। भारतीय जनता पार्टी प्रचार में कूद गई। वहाँ पे नड्डा साहब की मीटिंग चल रही है, वहाँ पे कैसे कैसे लोगों को किस किस तरीके से टिकट बांटा जाएगा उस पर चर्चा हो रही है।
और वो अभी जमीन तलाशती नजर आ रही है। अभी आपको यही पता नहीं कि भाई जमीन में है क्या, उसका जायजा लेने के लिए आप पहुंची। प्रधानमंत्री हैं आप, जैसे वो होता है ना कि ये मुझे समझ में नहीं आता है। और मीडिया वाले भी उसको बढ़ चढ़ के दिखाते हैं कि भाई देखिए, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा विपक्षी दल अगर ये लुंज पुंज तरीके से राजनीति करता है तो हर पत्रकार का ये दायित्व है कि उसको कटघरे में खड़ा करे, उसके लीडर को सवाल पूछे। ऐसे तो ये लोग चिल्लाएंगे कि देखिए बीजेपी को बहुत ताकत हो गया है, मोदी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए हैं, इस देश को एक मजबूत विपक्ष की ज़रूरत है, अदरवाइज डेमोक्रेसी पे ऊपर खतरा आ जाएगा। अरे भाई ठीक है, लेकिन ये मजबूत विपक्ष हो कैसे होगा? मेहनत नहीं करना चाहते इनके नेता। किसकी जिम्मेदारी है? मोदी बना के देंगे? वही ना, इनके नेता करना ही नहीं चाहते। ये तो इनको खुद ही करना पड़ेगा। और ये आप गर्मी ज़्यादा हो जाती है, आप जाते नहीं हैं भाई, कौन पसीने में वहाँ पे 40+ डिग्री में जो है अपना जो है थकान उसको ये करे, तो वो एक अलग बात है। तो आप एक तो संगठन का जायजा आप ले रही हैं, तो संगठन के लिए आपने क्या किया? क्या संगठन में नए लोगों की भर्ती हुई है? क्या संगठन ने कोई कार्यकर्ता अभियान लोगों को जोड़ने की कोशिश की है? क्या आपने हर डिस्ट्रिक्ट में नए नेताओं को मौका दिया है? क्या ऑफिस बेयरर्स डिक्लेयर किए गए हैं? कहीं कुछ नहीं हुआ। जायजा लेने पहुंच गए। ये ठीक वैसे ही अखबार वाले छाप देते हैं कि बाढ़ के बाद जैसे मुख्यमंत्री बाढ़ पीड़ित इलाकों का जायजा लेते हैं ऊपर से। हाँ, तो ये करने गई है, ये ऊपर से वही से आप करेंगे। और डॉक्टर साहब, लेकिन इस बीच नड्डा जी ने जो आज बैठक की है, एक बार फिर से निशाने पे सपा बसपा थी, खासतौर से तो सपा थी। उन्होंने कहा कि पहले ही यूपी की जनता इन्हें देख के नकार चुकी है। देखिए, मीटिंग के अंदर क्या बातें हुई उसकी कुछ डिटेल मैं आपको दे देता हूं। मीटिंग के बाद नड्डा साहब क्या बोलते हैं, वो मीडिया के लिए है, वो पब्लिक कंजम्पशन के लिए, कि आपने एक तरीके से ये मान लिया है कि समाजवादी पार्टी से आपकी लड़ाई होने वाली है और मायावती और कांग्रेस पार्टी कहीं नहीं, 3rd और 4th रैंक की पार्टी है, बाकी लोगों की तो गिनती भी नहीं है। तो उस हिसाब से वो समाजवादी पार्टी के ऊपर वो हमलावर हो रहे हैं। अब मीटिंग में आज क्या एजेंडा था? मीटिंग में अब प्रधानमंत्री के एक विजिट के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सारे बड़े बड़े लीडर्स और कार्यकर्ताओं से बातचीत भी की, उन लीडर्स से मुलाकात भी की, किस तरीके से अब ये अभियान को आगे बढ़ाना है उसके कुछ गाइडलाइंस भी दिए। आरएसएस की तरफ से बिल्कुल साफ कर दिया गया है कि ये जो चुनाव होगा ये योगी जी के चेहरे पे होगा, योगी जी कमांडर इन चीफ होंगे। प्रधानमंत्री का इस्तेमाल अब सिर्फ लोकसभा चुनाव में होगा और यूपी के चुनाव में योगी जी का चेहरा ही इस्तेमाल किया जाएगा। अब नड्डा साहब वहाँ पहुँचे हैं, वो कुछ रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। किस चीज़ का? तो कैंडिडेट सिलेक्शन का, पदाधिकारियों का, किसको क्या जिम्मेदारी देनी चाहिए, किस क्या और उसके अलावा जो सबसे बड़ी बात इस मीटिंग में हुई है वो ये हुई है कि बहुत ही जल्द यूपी के अंदर कैबिनेट में कुछ बदलाव होंगे, कुछ नए लोगों को लाया जाएगा, कुछ लोगों को छुट्टी दी जाएगी परफॉर्मेंस के आधार पर। जिस तरह से केंद्र में हुआ है उसी तरीके से यूपी के अंदर होगा और यही सारी योजना बन रही है। जिस हिसाब से आप देखिए दिल्ली में बदलाव हुआ, आपके पास माने दर्जन हाफ माने 6 से ज़्यादा मंत्री आपने जो है 7 मंत्री आपने यूपी से बनाए। कौन लोग थे? दलित और ओबीसीज को आपने बाकायदा पूरा मौका दिया कि भाई आपको जो है केंद्र के स्तर पे आपको रिप्रेजेंटेशन मिले। अब जो बदलाव होने वाले हैं वो अपर कास्ट, राजपूत और ब्राह्मण और भी बाकी जो वैश्य, इन लोगों को किस तरीके से वहाँ के राज्य की राजनीति में अकोमोडेट किया जाए उसकी रणनीति बन रही है। तो कुछ दिन के बाद ये भी उसका ब्लूप्रिंट बाहर आएगा और आप देखेंगे कि किस तरीके से एक सॉलिड प्लान के साथ भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव के प्रचार को बाकायदा प्लान करने में जुटी हुई है। जी डॉक्टर साहब, इसके अलावा समाजवादी पार्टी की हम बात करें तो ओवैसी के आने से बौखलाई हुई सी नज़र आ रही है। उसको लग रहा है कि शायद उसका अब वोट बैंक कट जाएगा, तो अब खुली चुनौती देते नज़र आ रहे हैं सपा के सांसद ओवैसी को। कह रहे हैं कि दिल पे हाथ रख के जहां उनके कैंडिडेट हार रहे हैं ये कहें कि उस कैंडिडेट को वोट दिया जाए जो बीजेपी को हरा रहा है, यानी सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को टारगेट करना है।
ये देखिए उन्होंने सच बात कह दी, जिसको ये कहते हैं कि जो मन में था वो सामने आ गया। सामने क्या आ गया? सामने बहुत ही सिंपल सी थिंकिंग आ गई, जो साइकोलॉजी जिसके बारे में मैं बात करता हूँ कि ये मुस्लिम लीडर्स के दिमाग को लकवा मार दिया है। ये सबसे बड़े दुश्मन हैं अपने ही समूह कौम के लिए। इन्होंने एक तरह से ये आपने क्या कर दिया, आपने स्टीरियोटाइप कर दिया कि आप यही चाहते हो कि भाई मुसलमान उसी को वोट करे जो भारतीय जनता पार्टी को हराए। कब तक ये करते रहोगे? ऐसा तो होते आ रहा है, खासकर बाबरी मस्जिद के बाद से तो यही टैक्टिकल वोटिंग कहते हैं इसको कि भाई टैक्टिकल वोटिंग करनी है, जो भी भारतीय जनता पार्टी को हराता हुआ नजर आए उसी को वोट दे दो। और पिछले 30 सालों में मुस्लिम समाज, जिसको कह सकते हैं कि मिडिल क्लास, वो और गर्त में जा रहा है, गरीब की स्थिति और गरीब होती चली जा रही है। जिन लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है वो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पढ़े, जो यूपीए सरकार के दौरान बनाया गया था। वो हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म का आईना है। वो बताता है कि किस तरीके से मुसलमानों ने अपने पॉलिटिकल चॉइस की वजह से खुद को दलितों से भी बदतर बना लिया है। वो सारे सोशल इंडिकेटर्स में मुसलमान आज सबसे नीचे है। क्यों? यही साइकोलॉजी कि आप अपने जीतने के लिए चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करते, बीजेपी को हराने के लिए आप वोटिंग करोगे, तो आप जहां जहां इस तरह से होता है वहां के मुसलमानों की हालत सबसे खराब है। तो आप यूपी में देख लें, आप बिहार में देख लें, आप बाकायदा बंगाल में देख लें, असम में देख लें, सारे गरीब मुसलमान वहां पे रहेंगे। गुजरात का मुसलमान सबसे अमीर है। आप देखिए लोकल चुनाव में ज़्यादातर मुस्लिम उम्मीदवार जो चुन के आते हैं वो भारतीय जनता पार्टी से होते हैं। वहाँ वो जिस वजह से गुजरात दंगे को लेकर के बवाल मचता है पूरे देश में, जिसपे वहाँ पर वो सब कुछ नहीं, जिसपे यूपी, बिहार, बंगाल, देश भर में राजनीति होती है, वहाँ की स्थिति वो बिल्कुल ही अलग है। वहाँ पे बीजेपी को हराने के लिए वोटिंग नहीं होती। लोग अपने आप को सुदृढ़ करने के लिए, अपने विकास के लिए बार्गेन करते हैं। और राजनीति इसी खेल का नाम है कि अगर आप एक समूह हैं, आप एक ग्रुप हैं, आप एक प्रेशर ग्रुप हैं, आप एक इंटरेस्ट ग्रुप हैं, तो आप चुनाव के दौरान अपने हित को साधने के लिए अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के साथ आप करार करें, और जिसमें आपको ये लगता है कि इससे हमको फायदा होने वाला है, आप उसको वोट करते हैं। खुद को जिताने के लिए जब तक मुस्लिम समाज वोट नहीं करेगा, तब तक विकास हो ही नहीं पाएगा। बीजेपी हारे या जीते उससे फर्क नहीं पड़ेगा। मुसलमान हमेशा हारता ही रहेगा और बद से बदतर स्थिति होती चली जाएगी। राइट। और उस सब के पीछे हैं ऐसे ऐसे नेता, ऐसी ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां। राइट। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। धन्यवाद। तो उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों ने कमर कस ली है। इसी सिलसिले में कांग्रेस की तैयारियों का जायजा लेने प्रियंका लखनऊ के दौरे पर पहुंची, तो वहीं बीजेपी में भी मंथन का दौर लगातार जारी है। उधर सपा को अपने वोट बैंक में सेंध लगने का डर सताने लगा, क्योंकि मुस्लिम वोटों के सहारे ही AIMIM भी यूपी के चुनावी मैदान में कूद पड़ी। तभी तो सपा ओवैसी पर यह आरोप लगा रही है कि ओवैसी सिर्फ वोट काटने के लिए ही उत्तर प्रदेश आ रहे हैं। तो अगर आपको हमारे प्रोग्राम पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी हर खबर को जानने के लिए कैपिटल टीवी के साथ साथ कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 2 साल पहले शुरू हुई एक मुहिम, मीडिया में एक नया आंदोलन, शपथ झूठ को बेनकाब करने की, संकल्प सच को आप तक पहुंचाने का, और इस क्रांति को मिला आपका साथ। हर दिन हमसे जुड़े लोग, 10,70 करोड़ से ज्यादा दर्शक हमें देख चुके हैं। अब है आपकी बारी। उत्तर प्रदेश में नए आंदोलन की तैयारी। आपका कैपिटल टीवी अब और स्पेशल और फ्रेश। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।